हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। यूपी टेट का एग्ज़ाम देने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए ये क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग ज़रूर देखिए। आज हम करेंगे यूपी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2018 पेपर 2 के हिंदी के जो 30 प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में, उनको हम सॉल्व करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे और समझेंगे कि पेपर में क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं, ताकि हमें तैयारी करने में आसानी हो। पहला प्रश्न है, गुप्त का विलोम शब्द क्या है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है प्रकट, दूसरा है मुक्त, तीसरा है भुक्त और चौथा है लिप्त। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकट। गुप्त का विलोम है प्रकट। ठीक है। और मुक्त का विलोम क्या होता है? मुक्त का विलोम होता है ग्रस्त। ठीक है। मुक्त का विलोम होता है ग्रस्त और लिप्त का विलोम होता है निर्लिप्त। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गाठ का पूरा मुहावरे का क्या अर्थ है? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है लापरवाह, दूसरा है ईमानदार, तीसरा है दुकानदार और चौथा है मालदार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालदार। चौथा वाला ऑप्शन सही है। गाठ का पूरा मुहावरे का अर्थ होता है मालदार, या कह सकते हैं धनी या अमीर व्यक्ति, जिसके पास बहुत सारा धन हो। ठीक है। अगला प्रश्न है, लक्ष्य का अनेकार्थी शब्द है। लक्ष्य शब्द का अनेकार्थी बताना है हमें। क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है गति या चाल, दूसरा है निशाना उद्देश्य, तीसरा है नाम बल और चौथा है सही गलत। तो हमें पता है ना, लक्ष्य हम कहते हैं तुम्हारा लक्ष्य क्या है, यानी तुम्हारा उद्देश्य क्या है। और लक्ष्य एक होता है निशाना, ठीक है, कि इस पे लक्ष्य करके तीर चलाओ, है ना, निशाना करके। तो इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है निशाना उद्देश्य। अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए क्लास को और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस पर आपको यूपी टेट से रिलेटेड हिंदी की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और कमेंट्स में अपने आंसर्स लिखना ना भूलें। अगला प्रश्न है, सुधा का अनेकार्थक शब्द क्या है? ऑप्शन क्या है? पहला है प्राण प्रियतम, दूसरा है बादल बिजली, तीसरा है अमृत पानी और चौथा है सेना शक्ति। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो सुधा का अनेकार्थक शब्द है अमृत और पानी। तो सुधा का एक अर्थ अमृत होता है और दूसरा अर्थ होता है पानी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आँख का अंधा नाम नयन सुख। लोकोक्ति क्या? लोकोक्ति का अर्थ बताना है। आँख का अंधा नाम नयन सुख। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। क्या है? नामकरण करना। पहला है नामकरण करना, दूसरा है गुण के विरुद्ध नाम का होना, तीसरा है आँख की रोशनी जाना, चौथा है संतुष्ट होना। तो हमको इसको पढ़कर ही थोड़ा सा अंदाज़ा तो लग ही जाएगा कि आँख का अंधा है पर उसका नाम रख दिया है नयन सुख, यानी क्या है? गुण के विरुद्ध नाम का होना, यानी गुण के विपरीत, उसके उल्टे ही नाम रख देना। ठीक है। इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है, निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 36 और 37 दिए गए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के विकल्प छांटने हैं। यानी हमें गद्यांश दिया गया है, उसको पढ़कर हमें उत्तर देना है 36 और 37 प्रश्नों के। तो हम हमेशा गद्यांश पढ़ने से पहले उसके प्रश्नों को एक बार पढ़ लेते हैं, ताकि हमें पता रहे कि कौन से प्रश्नों के हमें आंसर ढूंढने हैं। ठीक है। तो पहला प्रश्न है गद्यांश का, पेड़ पौधे हमें क्या नहीं देते हैं? ठीक है, क्या नहीं देते हैं। और दूसरा है, पर्यावरण असंतुलन का दुष्परिणाम क्या नहीं है? ठीक है, नहीं पूछा है। दुष्परिणाम क्या नहीं है और क्या नहीं देते हैं पेड़ पौधे, ये। चलिए गद्यांश पढ़ते हैं।
तो क्या लिखा है, प्रारंभ से ही प्रकृति और मनुष्य का अटूट संबंध रहा है। प्रकृति और मनुष्य का संबंध अन्योन्याश्रित और परस्पर सह अस्तित्व पर निर्भर है। प्रकृति ने मानव के लिए जीवनदायक तत्वों को उत्पन्न किया है। मनुष्य ने वृक्षों के फल, बीज, जड़ें आदि खाकर अपनी भूख मिटाई। पेड़ पौधे हमें केवल भोजन ही नहीं प्रदान करते, अब देखिए क्या क्या प्रदान करते हैं। जीवनदायिनी वायु, ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं। ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। पृथ्वी पर हरियाली के स्रोत पेड़ पौधे ही हैं। ठीक है, वर्षा के कारक यही पेड़ पौधे ही हैं। ये सब हमें बताया जा रहा है कि पेड़ पौधे हमें क्या क्या देते हैं। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन संपदा का अंधाधुंध दोहन किया है, जिसके कारण प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न हो गया है। पर्यावरण में ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी तथा पर्यावरण प्रदूषण के कारण अनेक प्रकार की घातक बीमारियां फैल रही हैं। पेड़ पौधों की कमी के चलते अनावृष्टि, सूखा और भूमि क्षरण की समस्या पैदा हो गई है। ठीक है, और ये सब इसके क्या थे, यहाँ से जो यह असंतुलन के कारण उत्पन्न क्या क्या चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है, दोनों प्रश्नों के उत्तर। तो पेड़ पौधे हमें क्या नहीं देते हैं, तो क्या क्या, हरियाली देते हैं, हमने पढ़ा ऊपर। भोजन देते हैं, सबसे पहले ही लिखा था। ऑक्सीजन भी देते हैं लेकिन जल नहीं देते हैं। पेड़ पौधों के कारण वर्षा जरूर होती है लेकिन पेड़ पौधे हमें जल नहीं देते हैं। ठीक है, तो चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। पर्यावरण के असंतुलन का दुष्परिणाम क्या नहीं है, तो लास्ट की लाइनों में लिखा था ना क्या दुष्परिणाम है, तो हमें नहीं बताना है। पेड़ पौधों की कमी के कारण बाढ़, अनावृष्टि, सूखा, भूमि क्षरण की समस्याएं पैदा होना, ये तो सही है। ऑक्सीजन की कमी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ोतरी, ये भी सही है। पर्यावरण प्रदूषण के चलते घातक बीमारियों का बढ़ना, ये भी सही है। और चौथा है छायादार वृक्षों में फल नहीं लग पाना। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमें गद्यांश में देखने को नहीं मिला था, यही वाला सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, चौथा आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। कविता शिक्षण की विधि है, क्वेश्चन पूछा है कविता शिक्षण की विधि है, यानी कविता पढ़ाते समय कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो इसके ऑप्शंस थोड़े ऊपर नीचे हो गए हैं। पहला ऑप्शन है अर्थबोध प्रणाली, दूसरा है कौशल प्रणाली, तीसरा है अक्षर बोध प्रणाली और चौथा है, इन नंबर्स को इग्नोर करिए। पहला है कौशल प्रणाली, दूसरा है अर्थबोध प्रणाली, तीसरा है अक्षर बोध प्रणाली और चौथा है लेखन प्रणाली। तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थबोध प्रणाली, यानी कविता शिक्षण की विधि है अर्थबोध प्रणाली। कविता को हम अगर उसका अर्थ समझा कर पढ़ाएंगे तब वो सबसे अच्छी तरीका होगा कविता पढ़ाने का। ठीक है, अगला प्रश्न है शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो कौन सा गलत है ये बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, विश्लेषण का विवेचन, दूसरा है यौवन का वार्धक्य, तीसरा है लोलुप का संतुष्ट, चौथा है एकांगी का सर्वांगीण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्लेषण का विवेचन, यही विलोम शब्द गलत है क्योंकि विश्लेषण का विलोम होता है संश्लेषण। ठीक है, संश्लेषण। ओके, बाकी ये तीनों ऑप्शन सही लिखे हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, इसमें भी बताना है कि कौन सा सही नहीं है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है कृति रचना, दूसरा है अन्यान्य और
ये कुल मिला के एक तरफ शब्द दिए हैं, एक तरफ उसके अर्थ दिए हैं, ठीक है, ऐसे समझिए। और तीसरा है अन्योन्य का परस्पर, चौथा है कृति का निकृष्ट पुरुष। तो बताइए कौन सा सही नहीं है, कौन सा इसमें गलत है, ये बताना है, ठीक है। तो कृति मतलब रचना होती है, ये तो हमें पता है, ठीक है, कि कवियों की कृतियाँ होती हैं, कवियों की रचनाएं होती हैं, कृति मतलब रचना ही होती है। और अन्यान्य, दूसरा जो अन्यान्य यानी अन्य प्लस अन्य, अन्य प्लस अन्य से बना है अन्यान्य, तो इसका मतलब भी हो जाएगा और, अन्य मतलब और, दूसरा। और अन्योन्य का अर्थ भी होता है परस्पर, ठीक है, ये भी सही है। लेकिन कृति का अर्थ निकृष्ट पुरुष ये नहीं होता है, यही वाला गलत है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये चौथा वाला ही, ठीक है। अगला प्रश्न है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, मुहावरे का अर्थ क्या है। ये एक मुहावरा दिया गया है, इसका अर्थ बताना है हमको। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला वाला ऑप्शन है ईश्वर भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा है हरि भक्ति का मार्ग कठिन होता है। तीसरा है उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना। और चौथा है किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना, ठीक है। तो मुहावरा क्या था, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, यानी आए तो थे दूसरा कार्य करने, भजन करने आए थे, लेकिन कपास ओटने लगे। तो इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि कुछ और करने आए थे और कुछ और करने लगे। तो यही हो गया, चौथा ऑप्शन ही सही हो जाएगा इसका। क्या है, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना, ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, वाक्य और उसके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है, ठीक है। वाक्य दिए हैं और उसके भेद दिए हैं, इसमें हमें बताना है कि कौन सा गलत है। तो देखते हैं, पहला वाला क्या है, नेता ने भाषण दिया और चला गया। तो इसका भेद क्या है, संयुक्त वाक्य है। दूसरा है बच्चे नाश्ता करके विद्यालय गए, सरल वाक्य। तीसरा है जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा, ये क्या है, मिश्र वाक्य। और चौथा है लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई, ये है सरल वाक्य, ठीक है। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है, सही ऑप्शन बताइए और ये बताइए कि इसमें से कौन सा गलत जोड़ा है ना, हमें गलत जोड़ा बताना है। तो फिर से देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, नेता ने भाषण दिया और चला गया, तो ये संयुक्त वाक्य लिखा है। तो पहला वाला तो सही है, क्योंकि संयुक्त वाक्य जिसमें दो उपवाक्यों को जब और से जोड़ा जाता है तो वो हमेशा संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आता है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है, संयुक्त मतलब जोड़ा गया। और बच्चे नाश्ता करके विद्यालय गए, ये तो सीधा सा है, सरल वाक्य है, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं, जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा, इसमें दो वाक्य हैं, देखिए, एक तो साधारण वाक्य और एक उस पर आधारित वाक्य है, या कह सकते हैं उसका उपवाक्य है। जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा, तो ये इस पर आश्रित है। जब हमें दो वाक्य एक दूसरे पर आश्रित लगें तो वो हमेशा मिश्र वाक्य के अंतर्गत आता है। चौथा क्या है, लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई। अब देखिए दो वाक्यों को और से जोड़ दिया गया है, तो क्या ये सरल वाक्य है, नहीं। तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत बताना था। ये एक संयुक्त वाक्य है, ठीक है, संयुक्त वाक्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए हैं, उसमें से कौन सा गलत है ये बताना है। चलिए देखते हैं। पहला है जो कम खर्च करने वाला हो, अपव्ययी। दूसरा है जिसका इलाज कठिन हो, दुःसाध्य। तीसरा है जो मनुष्यता से दूर हो, अमानुषिक। चौथा है जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो, यानी प्रागैतिहासिक। तो बताइए इसमें से कौन सा एक जोड़ा गलत है।
तो नीचे से देखते हैं, जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो यानी प्रागैतिहासिक। ये बिल्कुल सही है, ठीक है, इसको सही लगा देंगे। और तीसरा क्या है, जो मनुष्यता से दूर हो यानी अमानुषिक, सही है। और तीसरा, इलाज जिसका इलाज कठिन हो, दुस्साध्य, ये भी सही है। लेकिन पहला जो दिया है, जो कम खर्च करने वाला हो, अपव्यय, ये गलत है। जो कम खर्च करने वाला होता है उसको बोलते हैं मितव्ययी। क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, उसको बोलते हैं मितव्ययी, मितव्ययी। और अपव्यय किसको बोलते हैं, जो ज़्यादा खर्च करता है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा खर्च करे उसको बोलते हैं अपव्ययी, और जो कम खर्च करता है उसको बोलते हैं मितव्ययी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, हमें बताना है कि किस वाक्य में गलत विराम चिन्ह यूज हुए हैं या सही से विराम चिन्ह नहीं लगाए गए हैं। पहला है, महक, रागिनी, श्वेता आदि भी आए हैं, ये सब अब गाना गाएंगी। दूसरा है, नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा। तीसरा है, मैं क्या कहता। चौथा है, उसने पूछा तुम कहाँ थे। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है यही क्या है, अशुद्ध है, क्योंकि इसमें जो नहीं लिखा है इसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा, ठीक है, विस्मय बोधक चिन्ह, जो पूर्ण विराम के नीचे बिंदी लगती है वैसा वाला, ठीक है। नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा, अब ये शुद्ध है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा वाला, सही है। अगला प्रश्न है, लोकोक्ति और उसके अभिप्राय का कौन सा जोड़ा गलत है। लगता है जो पेपर बना रहे थे उन्हें लोकोक्ति और मुहावरे ज़्यादा पसंद हैं, इसीलिए इसमें बस लोकोक्ति और मुहावरे भर रखे हैं पेपर में। तो हमें बताना है कौन सा जोड़ा गलत है, ठीक है। चलिए ध्यान से पढ़ेंगे। पहला है, घी भी खाओ और पगड़ी भी रखो, इतना खर्च करो कि इज्जत बनी रहे। इसका अर्थ है, ये लोकोक्ति है और ये इसका अर्थ है, ठीक है। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, इसका अर्थ है बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की ज़रूरत होती है। तीसरा है, कढ़ाई से गिरा चूल्हे में पड़ा, अर्थ है एक आपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में पड़ना। और चौथा है, काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती, इसका अर्थ दिया है काठ की हांडी बार बार जल जाती है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, जब लोकोक्ति या मुहावरे के सेम शब्दों को उसके अर्थ में यूज़ किया जाता है तो वो अर्थ या वो ऑप्शन कभी भी सही नहीं होता है। लोकोक्ति और मुहावरे तो एक एग्जाम्पल हैं, ठीक है, उनका वो जो बोले जाते हैं उसका अर्थ कुछ हट के ही होता है, उन शब्दों से उसका मतलब नहीं होता है, उसके भाव से मतलब होता है, ठीक है। तो इसमें लिखा है चौथे में, काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती, तो इसका जो अर्थ दिया है यही इसका ये गलत जवाब है, ठीक है। तो इसमें गलत ही पूछा था तो चौथा वाला ही सही। इसका इस लोकोक्ति का अर्थ सही अर्थ हो जाएगा जो दिया है, काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती। इसका अर्थ हो जाता है कि धोखेबाजी या जो छल कपट होता है वो बार बार हमेशा नहीं चलता है, यानी जो धोखेबाजी होता है वो बार बार नहीं चल सकती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, चिरंतन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो हमें चिरंतन का विलोम शब्द बताना है, बताइए। पहला ऑप्शन है अविच्छिन्न, दूसरा है शाश्वत, तीसरा है सनातन और चौथा ऑप्शन है नश्वर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर है नश्वर। एक सेकेंड, नश्वर ही इसका राइट आंसर है, यानी चौथा वाला, ठीक है। शाश्वत का विलोम शब्द भी नश्वर ही होता है, ठीक है। शाश्वत और चिरंतन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं।
अविच्छिन्न का विलोम होता है विच्छिन्न, इसमें से आ हटा देंगे, ये इसका विलोम बन जाएगा। ठीक है, विच्छिन्न। और सनातन का विलोम होता है अधुनातन, अधुनातन, अधुनातन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है, इसमें हमें बताना है कि कौन सा गलत है। ठीक है, ये भी कुल मिला के मुहावरे और उसके अर्थ दिए गए हैं। रग रग जानना, अच्छी तरह से परिचित होना, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है लोहा लेना, इसका अर्थ है सामना करना। तीसरा ऑप्शन है रास्ता नापना, इसका अर्थ है आकलन करना। और चौथा ऑप्शन है शैतान के कान काटना, यानी बहुत चतुर होना। तो कौन सा इसमें क्या बताना था, गलत बताना था ना, तो कौन सा गलत है बताइए। रग रग जानना, अच्छी तरह से परिचित होना, ये तो सही है। ठीक है, अगला है लोहा लेना यानी सामना करना, ये भी सही है। कहते नहीं उसने उससे लोहा ले लिया है, सामना करेगा उसका। ठीक है, तीसरा है रास्ता नापना यानी आकलन करना। अब रास्ता नापना यानी आकलन करना है, उसको नापना सच में नापना नहीं है। ठीक है, तो ये वाला यही क्या है, ये इसका गलत अर्थ है। चौथा क्या था, शैतान के कान काटना, शैतान के कान काटना यानी बहुत चतुर होना। ठीक है, ये भी सही है। तो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। रास्ता नापने का जो सही अर्थ है वो होता है चले जाना। ठीक है, कहते नहीं आप यहाँ से रास्ता नापिए जल्दी से, यानी आप यहाँ से चले जाइए, इसका अर्थ होता है चले जाना। अगला है लोकोक्ति और उसके अर्थ के जोड़े में कौन सा जोड़ा गलत है। जो जोड़ा गलत है वो हमको बताना है। तो चलिए देखते हैं कौन सा जोड़ा गलत है। अक्ल बड़ी या भैंस, तो यानी बल की अपेक्षा बुद्धि अधिक शक्तिशाली होती है, ये तो सही लग रहा है ना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपना दोष ना मानकर दूसरे पर मरना, ये भी सही है। आँख का अंधा नाम नयन सुख, नाम के प्रतिकूल कार्य करना, ये भी सही है। आ बैल मुझे मार, बैल को मारना। अब देखिए, अभी मैंने ऊपर ही बताया कि जो मुहावरे लोकोक्ति हैं उनके सेम शब्दों को उसके अर्थ में यूज़ नहीं किया जाता है, तो यही वाला क्या है, गलत ऑप्शन है। तो चौथा ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आ बैल मुझे मार का अर्थ हो जाएगा स्वयं मुसीबत का कारण बनना। ठीक है, इसका अर्थ ये होता है। अगला प्रश्न है उड्डयन के संधि विच्छेद का सही विकल्प कौन सा है। तो उड्डयन का संधि विच्छेद कौन सा है वो हमें देखना है। पहला है उच्च प्लस डयन, दूसरा है उत प्लस डयन, तीसरा है उड प्लस डैन और चौथा है उड प्लस डैन। ठीक, तो बताइए उड्डयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत प्लस डैन। ठीक है, इसमें व्यंजन संधि है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमें बताना है। पहला ऑप्शन है रचयिता, दूसरा है सुषुप्त, तीसरा दृष्टा और चौथा है सृष्टा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दृष्टा। इनमें से यही शुद्ध है, बाकी तीनों अशुद्ध हैं। ठीक है, रचयिता कैसे लिखा जाता है। रचयिता शुद्ध तरीका ये है। ठीक, सुषुप्त लिखने का सही तरीका या शुद्ध वर्तनी क्या है, इस प्रकार से सुषुप्त, ये शुद्ध है। और सृष्टा ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये होता है सृष्टा, जैसे दृष्टा होता है वैसे ही सृष्टा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या था, दृष्टा, तीसरा वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न है चौराहा में कौन सा समास है। इसके ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा तत्पुरुष समास और चौथा कर्मधारय समास। तो ये
प्रश्न कई बार आपके एग्ज़ाम में आ चुका है, रिपीट होने वाला प्रश्न है ये, इसको तो रट लीजिए आप लोग। चौराहा में कौन सा समास है? द्विगु समास। जो भी जिस शब्दों में आगे क्या कोई जिस शब्दों में पहले वाला पद संख्यावाचक होता है वो क्या होता है? द्विगु समास के अंतर्गत आता है। ठीक है। अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकाना का अर्थ है, ये भी एक लोकोक्ति है, इसका अर्थ बताना है हमको। इसके ऑप्शंस हैं, अब पहले में अपने सीमित पहला है अपने में सीमित होना, दूसरा है ज्ञान होना, तीसरा है गुप्त मंत्रणा होना और चौथा है काम ना आना। ठीक है। अंदर ही अंदर कढ़ाई में गुड़ पकाना लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा गुप्त मंत्रणा होना। ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है? यानी कौन सा समास है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता? ऑप्शंस हैं, पहला है बहुब्रीहि, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है अव्ययी भाव और चौथा है तत्पुरुष समास। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? बहुब्रीहि समास, पहला वाला ही सही है। इसमें दोनों पद ही अप्रधान या गौण होते हैं। ठीक है, कोई पद प्रधान नहीं होता है। अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान होता है और तत्पुरुष में द्वितीय पद। अगला प्रश्न है, स्वर किसका भेद है? तो ऑप्शन क्या है? वर्ण है, दूसरा है संधि, तीसरा है समास, चौथा है लिंग। तो बताइए स्वर किसका भेद है? हमने पढ़ा ही है, वर्णमाला में पढ़ा है ना, वर्णमाला के प्रकारों में आता है स्वर और व्यंजन। ठीक है, ये क्या है? वर्णों का भेद है। ठीक है, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, है ना, दो प्रकार के क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन। ठीक है, और संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। संधि क्या होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, ऐसे ही समास के कितने भेद होते हैं या प्रकार होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ठीक है, ऐसे ही लिंग क्या होते हैं? लिंग भी 2 प्रकार के होते हैं हिंदी में, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। आगे बढ़ते हैं। अत्याचार शब्द में उपसर्ग है, अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है बताना है हमें। पहला है अत, दूसरा है अति, तीसरा है आ, चौथा है अत्यु। तो अत्याचार शब्द कैसे बना है? अति प्लस आचार। ठीक है, अति प्लस आचार मिलकर बनता है अत्याचार। तो इसमें उपसर्ग क्या लगा है? अति, यानी दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे तो उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है क्रियाशीलता का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है प्रयत्न का सिद्धांत, तीसरा है अनुकरण का सिद्धांत और चौथा है अभ्यास का सिद्धांत। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? अनुकरण का सिद्धांत। ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार है हमें बताना है। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम्स में कई बार आया है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। इम्पॉर्टेंट तो नहीं लेकिन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ज़रूर है, इसको ज़रूर याद कर लीजिए आप लोग। ये क्या है? जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियाँ, ये भी पूछा गया है। ठीक है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, ये पूर्ण पंक्तियाँ हैं। तो इसमें कौन सा अलंकार है हमें बताना है। इसके ऑप्शंस हैं, पहला रूपक, दूसरा उपमत, तीसरा है यमक और चौथा है उत्प्रेक्षा। ठीक है, तो इसमें क्या है? तो कौन सा सही हो जाएगा? इसमें क्या है? रूपक अलंकार है। तो इसमें जो है अंबर रूपी पनघट
और तारों रूपी घड़ा, तारा घट यानी तारों रूपी घट, और उषा नागरी, उषा जो सुबह का समय होता है, उषा रूपी नागरी यानी स्त्री। तो इसमें क्या है, इन सभी को का रूपक ले लिया गया है, इसलिए इसमें रूपक अलंकार है। जब उपमेय में उपमान को मान लिया जाता है कि क्या है, वो वही है, उसमें कोई समानता नहीं दिखा रही जा रही है कि अंबर पनघट के समान है, ये नहीं बताया जा रहा है। इसमें सीधे बता दिए रहे हैं कि अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, कोई समानता नहीं दिखा रहे हैं, सीधे लिख दिया जा रहा है कि अंबर पनघट, तारा घट और उषा नागरी। ठीक है, तो इसमें रूपक अलंकार है। और यहीं पर अगर बताया जाता है कि अंबर के समान पनघट, तो क्या हो जाता है, उपमा अलंकार। ठीक है, जहाँ समानता दिखाई जाती है वहाँ उपमा अलंकार हो जाता है। अगला प्रश्न है, ऊष्म वर्ण है, तो इसमें से कौन से ऊष्म वर्ण हैं बताने हैं। पहला है च छ ज, दूसरा है य र ल व, तीसरा है श स स और चौथा है ट ठ ड। तो कौन सा ऊष्म वर्ण है। ऊष्म वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनको बोलने पर हमारे मुख से गर्म श्वास आती है। ठीक है, अगर मुख के आगे हाथ रख के बोलेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा श श स, ये तीनों श प्लस ह, ये क्या है, ऊष्म व्यंजन है। वर्णमाला में यही 4 ऊष्म वर्ण हैं, ऊष्म वर्ण या ऊष्म व्यंजन। य र ल व को क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, और ये च छ ज झ जो चा वर्ग होता है वो क्या होते हैं, तालव्य वर्ण होते हैं, तालव्य। ठीक है, और जो ट ठ ड ढ ये सब होते हैं टा वर्ग, ये होते हैं मूर्धन्य, मूर्धन्य। ओके, ये सब इनके उच्चारण स्थान है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मेढक का तत्सम रूप क्या है। इसके ऑप्शन है मुग्ध, दूसरा है मंडूक, तीसरा है बंदूक, चौथा है मुष्टि। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, मंडूक। ठीक है, मेढक का तत्सम रूप है मंडूक। कूप मंडूक आपने सुना होगा ना, कुएं का मेंढक। लास्ट प्रश्न क्या है, दिग्गज का संधि विच्छेद क्या है। दिग्गज का संधि विच्छेद बताना है हमको। तो देखिए क्या है होगा, पहला है दि प्लस गज, दूसरा है दिग प्लस गज, तीसरा है दिक प्लस गज और चौथा है दिग प्लस अगज। तो दिग्गज का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, दिक प्लस गज, जो तीसरा वाला है यही इसका राइट आंसर होगा। ये व्यंजन संधि का नियम है। क्या नियम है कि क च ट त और प, ये पांचों वर्ग होते हैं ना हमारी वर्णमाला में, क च ट त प, यानी इन पांचों वर्ण के प्रथम अक्षर प्लस इन्हीं वर्गों के तीसरे या चौथे वर्ण या अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या स्वर, समझ रहे हैं। अगर इन कचट तप प्लस तीसरा चौथा वर्ण या अंतस्थ व्यंजन या स्वर से मेल होगा तो ये जो ऊपर वाले होते हैं ये अपने ही वर्ग के तीसरे व्यंजन में परिवर्तित हो जाते हैं। कैसे, यहाँ का था ना, पहले वाले में क्या था, का था, तो ये अपने ही तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे, इसका तीसरा क्या हो जाता है, ग, क किस में परिवर्तित हो गया, ग में, और दी तो पहले से था ही, इधर क्या था, गज, है ना, मिलकर क्या बन गया, दिग्गज। आधा गा था तो आधा गा ही लिखेंगे। ठीक है, व्यंजन संधि को मैं अपनी क्लास में अच्छे से समझाया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इस क्लास के बाद अगर देखना चाहें आप ज़रूर वो वाली क्लास देखिए। ठीक है, अगर क्लास पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में।